हेलो बच्चों, जैसा कि आप सब फरवरी और मार्च वाला JEE 21 एग्ज़ाम परफॉर्म करने वाले हैं, देने वाले हैं, तो हम चाहते हैं आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और बेस्ट स्कोर करते हुए आप एडवांस की प्रिपरेशन में जुट जाएं। ठीक बच्चों, तो आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप किस तरह से एक्सेलेंट स्कोर अचीव कर सकते हैं उसके बारे में हम कुछ बात करना चाह रहे हैं आपसे। तो सबसे पहले आज मैं बात करूंगा हमारे प्लानिंग के बारे में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लानिंग के बारे में। आपको सबसे पहले तो हमारे सब्जेक्ट का नेचर पता होना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंफॉर्मेशन और लॉजिक पार्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन के समय भी ऐसा ही करना पड़ेगा कि दोनों चीजों का तालमेल बनाते हुए, सिंक्रोनाइज करते हुए कि मुझे ये चीज याद करनी है और मुझे इसकी चीज पर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन की फॉर्म में बार बार याद करना होगा मुझे। हाँ, अब बात करता हूं मैं स्टडी मटेरियल पे। देखो बच्चों, स्टडी मटेरियल में आपको जो आपके नोट्स हैं, 2 साल की मेहनत से आपने जो आपके नोट्स प्रिपेयर किए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नोट्स में कोई भी चीज़ कहाँ लिखी होती है, मैंने उसको किस शॉर्ट फॉर्म में याद किया है, या मुझे वो चीज़ ढूंढने पर तुरंत मिल जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए आपके नोट्स हैं। तो प्लीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको अपने नोट्स पर ही देनी है। उसके बाद सेकंड में कहूँगा एनसीईआरटी बुक्स जेईई मेन के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्व रखती हैं, आप सभी को पता है। ज़्यादातर क्वेश्चन लाइन टू लाइन फ्रेम किए जाते हैं उसके अंदर। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बात करूँ मैं, अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए कि मैंने एनसीईआरटी कितनी अच्छे से पढ़ी है या मेरे जेईई मेन की तरफ मेरा ओरिएंटेशन कैसा है, इसके लिए आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक्स जरूर यूज कर सकते हैं। हाँ, प्रीवियस एग्जाम पेपर, प्रीवियस जेईई मेन के पेपर जो हैं वो आपको बहुत बड़ी हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि आप जब चेक करेंगे लास्ट ईयर क्वेश्चन कैसे आए थे, किस तरह की फ्रेमिंग होती है क्वेश्चंस की, तो वो आप समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, मैं अपने सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको बता रहा हूं। पार्ट 1 में मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि पहले आप कंप्लीट करिए पीरियोडिक टेबल चैप्टर को, केमिकल बॉन्डिंग को और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को। पहले आप इन 3 चैप्टर पर फोकस करिए। ये 3 चैप्टर में मैक्सिमम चीजें आपकी समझने वाली हैं, आपने समझी हुई हैं, बहुत काम किया है इसके ऊपर। पहले इन चैप्टर में आप क्या करेंगे, अपना जो समझने वाला पार्ट था वो तो आपको याद है, बार बार उसके क्वेश्चन फेस किए हैं आपने, लेकिन इनमें भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप कई बार स्किप कर जाते हैं। कुछ खास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मुझे बार बार कंफ्यूज होता हूं कौन सा लिगेंड कहां आता है, या कुछ ऐसी चीजें केमिकल बॉन्डिंग में हो सकती हैं। आप इन चीजों का सिनॉप्सिस प्रिपेयर करें ताकि आप एग्जाम में जाते समय आपको पूरे 3 चैप्टर रिवाइज नहीं करने पड़े, बल्कि आप सिनॉप्सिस को देख के जाएं और आपका काम हो जाए। आपको कॉन्फिडेंस मिलेगी, हाँ चलो मैंने एक तरह से रिवीजन मेरा पूरा हो गया है। मैं पार्ट 2 में उन चैप्टर को लेने वाला हूं जिनके ऊपर आपको एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहना है, उनकी लाइन टू लाइन आपको स्टडी करनी होगी। दैट इज एसपीडीएफ, मेटलर्जी। मैं एसपीडीएफ में से बात करूं तो मैंने यहां लिखे हैं KMnO4 और डाइक्रोमेट, डी ब्लॉक में दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा इनके अलावा भी, जैसे पी ब्लॉक की बात करूं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ओजोन, H2O2, ब्लीचिंग पाउडर, इन केमिकल्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। एस ब्लॉक में बात करूं तो एस ब्लॉक में NaOH, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है बच्चों। सॉल्ट एनालिसिस, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, मैं बात कर रहा था मेटलर्जी की, मेटलर्जी, सॉल्ट एनालिसिस, एनवायरमेंटल। मेटलर्जी में भी आप सभी को पता है कि इसके अंदर भी कुछ इंफॉर्मेशन चीजें हैं, आपको ओर्स के फॉर्मूले याद करने होंगे। जेईई मेन का क्वेश्चन कई बार ओर्स से रिलेटेड ही खत्म हो जाता है, तो आपको ओर्स की लिस्ट प्रिपेयर करने, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है आपकी ओर्स की वो पता होनी चाहिए आपको। तो ये पार्ट 2 के कंटेंट है। इसके लिए आपको, जैसा कि मैंने कहा, कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीड करनी होगी आपको। और जब हम कई बार एग्जाम से पहले सोचते हैं कि लास्ट 15 दिन 20 दिन में मैं क्या देखूंगा, इन चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है। वो पार्ट 2 के चैप्टर है। पार्ट 1 में आपकी पहले से प्रिपरेशन रेडी है। ठीक है, हाँ, अब आता हूं कि किस किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस जेईई में आते हैं। तो पहले हम उनके बारे में बात कर लें। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल, आप सभी जानते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें साइज, आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऑर्डर ही पूछे जाते हैं। हालांकि इनके अलावा भी कभी कभी एलिमेंट्स के IUPAC नेमिंग पूछ लिए जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं तो सब जानते हैं शेप, ज्योमेट्री, डाइपोल मोमेंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसके सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है। क्वेश्चंस MOT से रिलेटेड भी अच्छे से बनते हैं, डाइपोल मोमेंट भी, हर तरह के क्वेश्चन, मतलब आपको जेईई मेन देने जाएंगे तो आपको केमिकल बॉन्डिंग का कोई ना कोई आर्टिकल जरूर उसमें कवर किया हुआ मिलेगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको एक तो लिगेंड्स, जो अपने EDTA हुआ, ग्लाइसिनेट हुआ, DMG-1 हुआ, जो भी इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूले हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। इनका डोनर एटम कौन है, लिगेंड्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन याद करके उनके स्ट्रक्चर के थ्रू कोई बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आइसोमेरिज्म और सिनर्जिक बॉन्डिंग आप सब जानते हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा कवरेज दे रहे हैं पिछले कुछ एग्जाम्स में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि CFT में क्या है कि आपको एक जो जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें लिस्ट बनानी पड़ेगी, कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग, कौन सा वीक लेना है मुझे, कहाँ बैक पेयरिंग करवानी है, कहाँ नहीं करवानी है,
ये चीजें आपको कई बार एग्जाम में कंफ्यूज कर देती हैं, तो उस पर आप थोड़ा सा काम करके रखें। मेटलर्जी, मेटलर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट तो ओर है, मैंने बताया भी आपको। तो ओर की लिस्ट आपको एक जो एनसीईआरटी में दी है उसको अच्छे से एक पेज पर लिख लेना है, बार बार टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। उसमें क्या नोटिस करना है, कौन सा ओर सल्फाइड है, कौन सा ऑक्साइड है, इसके अलावा मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। कुल 9 मेटल की कवरेज जेई में है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, टिन, लेड, गोल्ड, सिल्वर एंड जिंक। और इनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है आप एनसीईआरटी से पॉइंट पिक करिए और एक समरी बना दो। एल्यूमिनियम का ये और होता है, इससे कंसंट्रेट किया, इससे मेटलर्जी करी और इससे रिफाइनिंग कर ली। ऐसे आप समरी बना के रखिए, आप इसी से आपका काम आसानी से हो जाएगा। एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन है वह करते जाइए साथ में। सॉल्ट एनालिसिस, अब सॉल्ट एनालिसिस एज सच एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन सॉल्ट एनालिसिस लैब मैनुअल से आपको एटलीस्ट रीड करना ही होगा। बट सॉल्ट एनालिसिस एज सच कोई अलग से चैप्टर नहीं है, वो सारी एस ब्लॉक पी ब्लॉक की बात करने वाला हूं अभी आपसे मैं। तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक जब आप पढ़ेंगे तो इन्हीं का कंटेंट तो वहीं यूज होना है। फ्लेम टेस्ट, सॉल्ट एनालिसिस का फ्लेम टेस्ट कहां से आया है, एस ब्लॉक से आया है। ये वाली गैस केमिनोफ्लो डिकलराइज करती है, वो नहीं करती है, सारी चीजें आपको एस ब्लॉक पी ब्लॉक का ही तो यूज हो रहा है। एप्लीकेशन से देखा जाए तो वो हमने केमिस्ट्री में जो अलग अलग चैप्टर पढ़े हैं उन सबका एप्लीकेशन पार्ट ही तो सॉल्ट एनालिसिस है। तो सॉल्ट एनालिसिस में जेई मेन के लिए एनसीईआरटी लैब मैनुअल इज सफिशिएंट, लेकिन एडवांस के लिए हम अलग से बात करेंगे फिर। हाँ, एसपीडीएफ के लिए मैंने बताया, एनवायरमेंटल के लिए लाइन टू लाइन रीड करनी होगी। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर मैं बात करूं तो वहां पे कई बार कुछ डेटा लिखे हुए हैं कि पानी में किसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, कौन सी बीओडी की लिमिट क्या होती है, वो सारी चीजें एक बार आप एक पॉइंट बना के रखें। क्वेश्चन लाइन टू लाइन आते हैं, लेकिन आपको एक दो बार रीड करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन के बारे में आइडिया रहे आपको। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आप ऐसा नहीं सोचें कि मेरे लिए कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट है या नहीं है। हमारे लिए सभी चैप्टर इक्वल वेटेज रखते हैं। कभी कभी जेई में किसी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। कभी कभी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन से आते हैं, कभी मेटलर्जी से क्वेश्चन नहीं आता है, कभी एनवायरमेंटल ज्यादा कवरेज हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं सोच सकते कि आपके सेट में क्या होने वाला है। आपको पूरे जो रिक्वायर्ड सिलेबस है वो आपको पूरा कवर करना ही चाहिए। ठीक है बच्चों। हाँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैंने बताया आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने से आपको यह समझ में आएगा कि मेरी एनसीईआरटी में जो मैंने रीडिंग की है वो मेरी सफिशिएंट है या नहीं है। जेई मेन पास्ट पेपर करना भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये पेपर आपको एलन की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है या इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिंक पर भी अवेलेबल हो सकते हैं। बच्चों, अगर आप इस तरह से सिस्टमैटिक प्लान करके जेई मेन अभी फरवरी और मार्च वाला फेस करते हैं और अपनी रिक्वायर्ड परसेंटाइल अचीव कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके पास जेई एडवांस के लिए सफिशिएंट टाइम बचेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप सिस्टमैटिक तरीके से प्लान करें और जेई एडवांस के लिए पूरा मेहनत लगाएं। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।